अपनी पहली जीत के बाद आराम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार असफल हुए तो लोग कहेंगे कि आपकी पहली जीत सिर्फ किस्मत थी। इन पंक्तियों को सुनते ही हमारे माइंड में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले महान वैज्ञानिक और इंडिया के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की इमेज बन जाती है। ये तो हम सब जानते हैं कि भारत महापुरुषों की भूमि है और उन्हीं महापुरुषों में से एक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, क्योंकि इंडिया में बच्चों से लेकर ओल्ड जनरेशन तक सबके चहेते थे। लोग आज भी उनको रिस्पेक्ट और प्राइड के साथ याद करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी एक ग्रेट साइंटिस्ट और लीडर ही नहीं, बल्कि इंडियन वैल्यू सिस्टम के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव भी थे। कलाम जी अपनी हर जिम्मेदारी और कर्तव्य को ईमानदारी से निभाते थे और अपने आप से भी पहले भारत को रखते थे। इंडिया को ग्लोबल पावर के रूप में देखना उनका सबसे बड़ा सपना था और उस सपने को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का कहना था, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 1990 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एपीजे अब्दुल कलाम जी की जिंदगी इंस्पिरेशन से भरी हुई है। शुरुआत में अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए न्यूज़पेपर बेचने से लेकर वर्ल्ड के नंबर 1 साइंटिस्ट और इंडिया के प्रेसिडेंट बनने तक का सफर तय किया है। आज इस वीडियो में हम एपीजे अब्दुल कलाम जी के इंस्पिरेशन भरी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम था अबुल भाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। कम उम्र में ही कलाम जी को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया था। उन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बचपन से ही न्यूज़पेपर बेचना शुरू कर दिया था। सुबह पढ़ाई करने के बाद कलाम जी रामेश्वर के रेलवे स्टेशन पर न्यूज़पेपर इकट्ठा करते थे और दौड़ दौड़ कर वहाँ की सड़कों पर न्यूज़पेपर बेचा करते थे। शुरुआती दौर में एक एवरेज स्टूडेंट हुआ करते थे, लेकिन सब कुछ सीखने की और जानने की जिज्ञासा उनमें बचपन से ही कूट कूट कर भरी थी। कलाम जी अपना ज्यादातर समय किताबों के साथ व्यतीत करते थे। मैथमेटिक्स में उनकी शुरू से ही रुचि थी। 1954 में बीएससी की डिग्री लेने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी जान गए थे कि अपने सपनों को उड़ान देने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना जरूरी है। कलाम जी ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की और 1960 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में शामिल हो गए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट फेज जब एक साइंटिस्ट के रूप में देश की सेवा करते हैं। 1960 में DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गए। इन्होंने सबसे पहले इंडियन आर्मी के लिए स्मॉल होवर क्राफ्ट बनाकर अपने करियर की शुरुआत की थी। DRDO में डॉक्टर कलाम जी को इनक्यूस्पार यानी कि इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च कमेटी मेंबर के रूप में डॉक्टर विक्रम साराभाई जी के साथ भी काम करने का मौका मिला था। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम जी DRDO की जॉब से सेटिस्फाइड नहीं थे। 1969 में एपीजे अब्दुल कलाम जी को इसरो में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने इंडिया के फर्स्ट सैटेलाइट SLV-3 के ऊपर काम शुरू किया। यह पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान था जिसे भारत में ही डिजाइन किया गया था। सन 1970 में एपीजे अब्दुल कलाम जी ने SLV-3 के टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बैलिस्टिक मिसाइल के डेवलपमेंट पर भी काम किया। इसके अलावा प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलिएंट से मिसाइल प्रोजेक्ट शुरू किया। इन मिसाइलों का लक्ष्य था सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर मिसाइलों का उत्पादन करना, लेकिन इन प्रोजेक्ट को बीच में ही बंद कर दिया। सन 1982 में कलाम जी ने वापस DRDO ज्वाइन कर लिया और फिर कलाम जी ने ऐसे कार्यक्रम की योजना बनाई जिनके तहत कई सफल मिसाइलें बनाई गई, जिससे उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाने लगा था। उन सफल मिसाइलों में से एक मिसाइल थी अग्नि, जो इंडिया की फर्स्ट मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसे 1989 में लॉन्च किया गया था। 1982 से 1997 तक डॉक्टर कलाम जी रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे। बाद में 1999 से 2001 तक उन्हें कैबिनेट मंत्री के पद के साथ सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया। 1998 में देश के परमाणु हथियार परीक्षणों में उनकी प्रमुख भूमिका ने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में मजबूत किया। इसके बाद कलाम जी को पूरा भारत बेस्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट के रूप में जानने लगा था। 1998 में एपीजे अब्दुल कलाम और YS राजन ने
इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम नाम की पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में भारत के भविष्य और विकासशील भारत के लिए कलाम जी की भविष्यवाणी के बारे में बताया गया है। विजन 2020 को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा तक पहुंच को अच्छी बनाने की बात कही गई है। अब हम एपीजे अब्दुल कलाम जी के नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फेज पर चर्चा करते हैं। वर्ष 2002 में एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने अनाउंस किया कि भारत के नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए एपीजे अब्दुल कलाम जी को नॉमिनेट किया है। उस समय एनडीए पार्टी पावर में थी। भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष की पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के समर्थन से भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे एपीजे अब्दुल कलाम जी। वर्ष 1997 से 2002 तक भारत के राष्ट्रपति जी थे के.आर. नारायण जी। उन्होंने सेकंड बार प्रेसिडेंट बनने से मना कर दिया था और 18 जुलाई 2002 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी भारत के 11वें राष्ट्रपति बने थे। 25 जुलाई 2002 को कलाम जी ने पार्लियामेंट हाउस में शपथ ली। 25 जुलाई 2007 तक राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला। इसके बाद देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने उनका स्थान ले लिया था। एपीजे अब्दुल कलाम जी की सिंप्लिसिटी और लोगों के लिए जो स्नेह था, इससे उनका व्यक्तित्व सबसे अलग था। शोभा वारियर ने कलाम जी की प्रेसिडेंसी के दौरान कलाम जी पर एक बुक लिखी थी, द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसमें बताती हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान कभी भी खुद को प्रेसिडेंट के रूप में नहीं देखा। कलाम जी खुद को आम जनता के रूप में देखा करते थे। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने शोभा वारियर के साथ एक इंटरव्यू में कहा था कि प्रेसिडेंट हाउस को पीपल पैलेस बनाना चाहते हैं। शोभा वारियर अपनी पुस्तक में बताती हैं कि कलाम जी बिना सिक्योरिटी की चिंता किए लोगों से मिला करते थे, बात करते थे, फिर चाहे वो दिन नववर्ष का हो, गणतंत्र दिवस या फिर स्वतंत्र दिवस हो। फेस्टिवल के दिन राष्ट्रपति भवन को पूरा दिन खुला रखने का आदेश देते थे और कोई भी व्यक्ति बिना पास के उनसे मिलने जा सकता था। डॉक्टर कलाम जी ने प्रेसिडेंट को मिलने वाली सुविधाओं के लिए मना कर दिया था। उदाहरण के तौर पर उन्होंने पहले दिन से ही सबको ये बात बता दी थी कि उन्हें हिज एक्सेलेंसी के बजाय डॉक्टर कलाम कहकर बुलाएं। डॉक्टर कलाम जी कहीं भी जाते समय राष्ट्रपति जी के पीछे जो सिक्योरिटी होती थी उसके लिए मना करते थे। कलाम जी कहीं भी जाते थे तो एम्बेसडर कार से ही जाते थे। कलाम जी जब भी किसी फंक्शन को अटेंड करते थे तो पर्सनल चेयर के लिए मना करते थे, बल्कि उसी चेयर पर बैठते थे जहां बाकी सब आम नागरिक बैठते थे। 2007 में डॉक्टर कलाम जी ने एक बार फिर से प्रेसिडेंट बनने की चाहत जताई, लेकिन तुरंत अपना डिसीजन चेंज कर दिया था और डिसाइड किया कि अब दोबारा कभी प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे। प्रेसिडेंट पद छोड़कर वापस डीआरडीओ ज्वाइन कर लिया। देश भर की कई यूनिवर्सिटी में एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लेक्चर दिए। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम जी लेक्चर देने के लिए आईआईएम शिलोंग गए थे और लेक्चर के बीच में ही उन्हें कार्डियक अटैक आ गया और जिससे उनकी डेथ हो गई। 30 जुलाई 2015 को कलाम जी के जन्म स्थान रामेश्वरम में अंतिम संस्कार किया गया। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी जी, तमिलनाडु के गवर्नर, कर्नाटका, केरला और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सहित 3.5 लाख से अधिक लोग शामिल थे। डॉक्टर कलाम जी की बर्थ एनिवर्सरी को याद करने के लिए हर साल 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। डॉक्टर कलाम जी को बच्चों से बहुत लगाव था। कलाम जी ग्रेट साइंटिस्ट, लीडर, राइटर होने के साथ साथ एक अच्छे टीचर भी थे। कलाम जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि लोग अगर मुझे एक अच्छे टीचर की तरह याद करते हैं तो मेरे लिए यह सबसे बड़े सम्मान की बात होगी। उनके हिसाब से टीचर किसी भी कंट्री की बैकबोन होते हैं। उनके हाथ में देश का भविष्य होता है, क्योंकि बच्चे सबसे पहले स्कूल से ही सीखते हैं। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्लासरूम का वातावरण ऐसा बनाएं जिसमें सभी स्टूडेंट, चाहे वो पढ़ाई में कमजोर ही क्यों ना हो, लेकिन वो अपने आप को कमजोर ना समझे। डॉक्टर कलाम जी की लाइफ स्टोरी से इंस्पायर होकर कई राइटर्स ने उनके बारे में किताब लिखी। कलाम जी ने भी अपनी लाइफ में 20 से ज्यादा बुक्स लिखी थी। 1999 में उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी पब्लिश हुई, विंग्स ऑफ फायर। आपको एपीजे अब्दुल कलाम जी की स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।